हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से इस यूट्यूब चैनल पर मैं दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूं। आज का जो पेपर हुआ है 9th-10th का, सॉरी 11th-10th का, 11th-12th का, सॉरी 11th एंड 12th का उर्दू का जो पेपर हुआ है, उस जिसको हम पीजीटी के भी नाम से जानते हैं, उसका आंसर की लेकर मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूं। आइए देखिए, सबसे पहले हम लैंग्वेज देखेंगे जो 22 नंबर का होता है कि उसमें कौन-कौन से सवालात उर्दू के सही हो सकते हैं। ऑप्शन मेरे एतबार से जो ऑफिशियल आंसर की आएगी फिर उससे आप मिला लीजिएगा, लेकिन मैंने कुछ किताबों से उसको सही कर देखकर उसका जवाब तलाश किया है। आइए देखते हैं। पैसेज जो है इसको हम रीड नहीं करेंगे, डायरेक्टली सवाल पे ही देखेंगे। देखिए, पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पे है कि इस्माइल मेरठी किस शहर में पैदा हुए थे। हम सभी को पता है कि इस्माइल मेरठी मेरठ में पैदा हुए थे, ठीक। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि उन्हें बचपन में किस तरह का शौक़ था। तो उन्हें बचपन में पढ़ने लिखने का शौक़ था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 11 नंबर, इस्माइल मेरठी ने किसके लिए नज़में कही। तो आप सभी को पता ही है, एनसीईआरटी से उठा लिया है पूरा। जो पैसेज उठाया है ना, एक पूरा एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है। तो बच्चों के लिए क्या है, वो नज़में लिखा करते थे, आप सभी को पता है। तो आप इक़्तिबास नहीं भी पढ़ते तो ऐसे ही हल कर देते हैं जो उर्दू अदब के तलबा हैं। अगला सवाल है कि इस्माइल मेरठी ने अपनी किताबों में किस तरह की ज़बान का इस्तेमाल किया है। तो बिल्कुल आसान है कि सलीस और आसान ज़बान उन्होंने इस्तेमाल किया है। अगला सवाल देखिए कि छोटी छोटी बातों से बड़े नताइज पैदा करना किसका काम था। तो इस्माइल मेरठी। तो इसमें देखिए, इस्माइल मेरठी यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ई ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। अगला सवाल है कि इस्माइल मेरठी ने किस दुनिया में नाम पैदा किया। तो अगर आप इक़्तिबास पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है अदब, इल्म अदब में, ठीक है। तो इल्म अदब दोनों सही होगा। तो इस तरह से एक से ज़्यादा आपका सवाल डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। अगला सवाल देखिए, 15 नंबर, 15 नंबर पे कि बीमारी, देखिए ये हमारी लिखा है, यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया था। हमारी सेहत के लिए क्या ज़रूरी है। तो हमारी सेहत के लिए ये सभी हवा, पानी, ग़िज़ा सब क्या है, ये तीनों के तीनों ज़रूरी और लाजमी शय है। अगला सवाल देखिए कि आपको ये जो सवालिया हुआ है, इसको आपको ब्लैंक चीज़ को भरना है। बेइख्तियारी और बेकायदगी से इन चीज़ों में ख़राबी पैदा होती है। तो आप पैसेज पढ़ेंगे तो बेकायदगी उसमें लिखा हुआ है। अगला सवाल देखिए, 17 नंबर, कि हवा में आलूदगी किससे पैदा होती है। पूछ रही कि हवा में आलूदगी जो है किससे पैदा होती है। जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कारखानों से निकलने वाला धुआं से क्या है, कि हवा में आलूदगी पैदा होती है। कॉमन सी बात है। अगला सवाल कि कपड़े किससे धोए जाते हैं। सॉरी, कपड़े किस पानी से धोए जाते हैं। तो नहर के पानी से धोए जाते हैं। भाई हैंडपंप के, तो हैंडपंप क्या है, उसमें मेंशन है ही नहीं। तो आपका क्या होगा, उसमें नाला भी मेंशन नहीं है। तो आपका ये नहर के पानी से ही सवाल सही होगा, ए। अगला सवाल देखिए, 19 नंबर, कि इंसानों और जानवरों की सारी गंदगियाँ कहाँ दाखिल होती है। तो वहाँ पे देखेंगे बाउलों में, तालाबों में और खेतों में क्या है इसकी। तो एक से ज़्यादा आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे। एक बार देख लीजिए आप, क्या है, देखिए यहाँ पे अभी ऑप्शन दिया होगा। तो सवाल क्या है, देखिए लिखा है कि इस तरह इंसानों और जानवरों की सारी गंदगियाँ, इस तरह इंसानों और जानवरों की सारी गंदगियाँ, हाँ, इस तरह इंसानों और जानवरों की सारी गंदगियाँ बाउलों और तालाबों में दाखिल होती है और पानी आलूदा हो जाता है, ठीक। तो आपका ऑप्शन ये एक से ज़्यादा सही हो जाएगा। अब 20 नंबर सवाल देखिए। 20 नंबर सवाल पे क्या है कि मवेशी और इंसान कहाँ नहाते हैं। तो वहीं पे लिखा हुआ है नहरों में नहाते हैं, तालाबों में नहाते हैं, ठीक। आपका इसमें भी क्या है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, झेल में इस्म
कौन सा है? तो आपका नदीम ऑप्शन ये सही हो जाएगा कि नदीम क्या है आपका इस्म है। इस्म कहते हैं किसी नाम, किसी शख्स के नाम, किसी जगह, किसी चीज़ को हम इस्म कहते हैं। ठीक, अगला सवाल देखिए 22 नंबर आपके स्क्रीन पर है कि आपने बहुत अच्छा मजमून लिखा, इस जुमले में लिखा क्या है? तो बिल्कुल समझ में आ रहा है कि लिखा क्या है, ये फेल है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 23 नंबर, इस्म के बदले जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं क्या कहलाते हैं? इस्म के बदले हम जिस लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं उसको हम ज़मीर कहते हैं। ठीक, अगला सवाल देखिए 24 नंबर, ज़िल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? तो कलम अच्छी है, नहीं बल्कि हम कलम अच्छा कहते हैं। ठीक, नदी बह रही है तो नदी आपका मुअन्नस, आसमान अच्छी नहीं होता बल्कि आसमान अच्छा खूबसूरत है। ठीक, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल देखिए 25 नंबर, दर्ज़िल में से दुरुस्त जुमले की निशानदेही कीजिए। अगला एक देखिए, एक बी पे क्या दिया है, किताब बार बार अच्छी पढ़ी जाती है। किताब बार बार अच्छी पढ़ी जाती है। ठीक, बार बार अच्छी किताब पढ़ी जाती है। अब सी पे देखिए क्या है, अच्छी किताब बार बार पढ़ी जाती है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। ये जुमले की साख के एतबार से क्या है, ये जुमला दुरुस्त है। अगला सवाल देखिए 26 नंबर, दर्ज़िल में शेर की जमा कौन सा लफ्ज़ है? तो शेर की जमा क्या होती है, अशआर होती है। ठीक, शायर की जमा शुअरा होती है। अब अगला सवाल देखिए 27 नंबर पे, दर्ज़िल में बशर का मुतरादिफ लफ्ज़ कौन है? तो आपका बशर का क्या होगा, अबशार तो होगा नहीं, रोशनी होगा नहीं, तो इंसान क्या है आपका मुतरादिफ हो जाएगा बशर का। 28 नंबर देखिए, रोज़ का मुतज़ाद कौन सा है? रोज़, तो आप रात तो होगा नहीं, तारीख होगा नहीं, शब नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही, सॉरी ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 29 नंबर सवाल देखिए, दर्ज़िल अल्फाज में किसका इमला दुरुस्त है? तो साबुन स्वाद से लिखा जाता है। ठीक, याद रखिएगा साबुन। और सना क्या है, बिल्कुल सही लिखा है। सलमा जब हम लिखते हैं तो सलमा सीन से लिखते हैं। ठीक, इस तरह लिखते हैं सलमा, तो आपका ऑप्शन क्या है, बी करेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से, अच्छा एक बाकी है अभी देखिए 30 नंबर, दर्ज़िल में इल्म की जमा क्या है? इल्म की जमा पूछे तो इल्म की जमा उलूम होती है, उलमा भी नहीं होगा, उलूम भी नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों आपका गलत हो जाएगा, तो आपका ए ऑप्शन सही होगा, उलूम। तो इस तरीके से 30 क्वेश्चन जो थे लैंग्वेज के वो आपके हो गए। अब आइए मेन सब्जेक्ट जिस पे सभी की नज़रें होती हैं। देखिए इसमें क्या है, एक एक चीज़ को गौर से देखेंगे। अगर आप प्लीज़ इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं एनसीईआरटी बुक के हवाले से क्या है, एक नया चैनल बनाया हूँ, 2-3 महीने तकरीबन हुए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके अगर DSSB की और किसी चीज़ की तैयारी करें तो अपने लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हर एक चीज़ तरतीबवार आपके सामने मौजूद है, और जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूँ आपके सामने कंटेंट पेश करता हूँ तो वो सब क्या है, हवाले से। ऐसा नहीं कि किसी किताब से उठाया, ऐसी किताब जिसको आप रेफरेंस दे तो कोई बोर्ड उसको तस्लीम ना करे। तो हम ऐसी किताब से पढ़ाते हैं कि अगर वहाँ से आप सवाल के जवाब देते हैं तो वो किताब अगर गलत रहता है तो वो आपको कंसिडर कर लिया जाएगा। एनसीईआरटी से ही सिर्फ मैं पढ़ाता हूँ, या किसी भी स्टेट का होगा तो मैं इस स्टेट की बुक पढ़ाऊँगा। ठीक, तो देखिए एक नंबर 21 पहला सवाल है, नाविल इब्ने वक्त किसकी तसनीफ़ है? तो सभी को पता है कि डिप्टी नज़ीर अहमद की किताब है। ठीक, अगला सवाल देखिए एक 72 नंबर पे, सौदा का पूरा नाम क्या है? तो सौदा का नाम मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी। एक बात याद रखिए कि जो मैं अभी सेट लगा रहा हूँ ये सेट ई है। ठीक है, ये सेट आपके सामने ई है, तो आप अपने एतबार से देख लीजिए, सवाल की तरतीब इधर उधर हो सकती है, आपका सेट मुख्तलिफ हो सकता है, तो सेट ई है, यह रखिएगा ना। तो अभी क्या बताया, ठीक 72 नंबर सवाल हो गया। अब 73 नंबर सवाल देखिए, मसनवी फूलबंद किसने लिखी है? तो इब्ने नशाती ने लिखी। ये बिल्कुल आपको पता है कि इब्ने नशाती की लिखी हुई है। ठीक, वजी की कुतुब मुश्तरी लिखी हुई है। अगला सवाल देखिए 74 नंबर आपके सामने स्क्रीन पे, ज़ौक़ का पूरा नाम क्या है? तो ज़ौक़ का पूरा नाम शेख मोहम्मद इब्राहिम था। ठीक,
अगला सवाल है कि 75 नंबर सवाल, नियाज़ शिवाला किसकी नज़्म है? तो आपको पता होना चाहिए कि नियाज़ शिवाला क्या है, इक़बाल की नज़्म है। क्योंकि इक़बाल रहीमहुल्लाह की। तो ऑप्शन इसमें इक़बाल कहीं नहीं दिया है, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा चालाकी करते तो आगे जाकर ऑप्शन भी दे दिया है कि नियाज़ शिवाला किसका है, तो इक़बाल का है। ठीक। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है 76 नंबर, तरक्की पसंद अदबी तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस में मुनक़िद हुई थी, उसकी सदारत किसने की थी? ठीक है, 1936 में जो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई थी, आपकी लखनऊ में मुनक़िद हुई थी, तो उसकी सदारत किसने की थी, ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आपका होगा सी आंसर सही होगा कि प्रेमचंद ने इसकी सदारत की थी। ठीक, 76 हो गया। अब 77 देखिए, ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है यहाँ पे PDF बनाते समय, लेकिन मैं आपको सवाल पढ़ दे रहा हूँ, आप उसको सुन लीजिए। 77 नंबर पे ज़ेल में से किसका शुमार तरक्की पसंद शुअरा के तौर पर होता है? तरक्की पसंद शुअरा के तौर पर किसका शुमार होता है, ये पूछ रहा है। तो तरक्की पसंद शुअरा, अगर आप इसमें ऑप्शन देखेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा कि क्या है, फैज़ अहमद फैज़, मखदूम महिउद्दीन, अली सरदार जाफ़री। मैंने किताबों में देखा है मखदूम महिउद्दीन क्या है, तरक्की पसंद शुअरा में आते हैं, अली सरदार जाफ़री भी तरक्की पसंद शुअरा में आते हैं। तो बी और सी दोनों सही हो जाएंगे। इस तरीके से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद। ठीक। अगला सवाल है कि सॉरी दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, 78 नंबर पे है, आशुफ्ता बयानी क्या है? आशुफ्ता क्या है, सिन्फ के एतबार से पूछ रहे हैं कि ये क्या है, किस टाइप का, किस तरह, किस नौइयत की किताब है। तो नावल ये हरगिज़ नहीं है, मसनवी हरगिज़ नहीं है। अब सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन क्या, मज़ाहिया तसनीफ़, ये हो सकता है, सी ऑप्शन आपका हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आशुफ्ता बयानी क्या है, रशीद अहमद सिद्दीकी की लिखी हुई खुद नविश्त है। ये जो अलीगढ़ या जहाँ जहाँ इन्होंने ज़िंदगी गुजारी है वहाँ की इन्होंने अपनी कहानी लिखी, तो ये खुद नविश्त है। आशुफ्ता बयानी क्या है, असल में खुद नविश्त है। तो ये रशीद अहमद सिद्दीकी की फितरत क्या थी कि वो तंज़ मज़ाक के थे। तो मैंने तो किताब पढ़ी नहीं है, लेकिन क्या है कि अगर आप देखेंगे तो उसमें मज़ाहिया भी चीज़ें उन्होंने शामिल की है। तो ऑप्शन सी भी सही हो सकता है, या क्या है आपका ऑप्शन ई भी सही हो सकता है, अगर उन्होंने कंसिडर कर लिया कि ये खुद नविश्त है। खुद नविश्त के उन्होंने ऑप्शन दिया ही नहीं है। तो मज़ाहिया तसनीफ़ भी आ सकता है, ठीक है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते। तो आप इसको देखिए, अब क्या कमीशन आपकी क्या आंसर की देती है, तो आपको मैंने चीज़ें बता दी। अगला देखिए सवाल, वो कसीदा जिसमें किसी शख्स की मद सराई की जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो देखिए, हिजोइया कसीदा हरगिज़ नहीं कहेंगे। नातिया कसीदा, हाँ नातिया कसीदा, अगर आप मोहसिन काकवी की पढ़ेंगे तो कसीदा गो थे, लेकिन नातिया कसीदा कहते थे। मधिया कसीदा ये तो होगा ही। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, हस्ब 12 में से एक से ज़ायद। अगला सवाल देखिए 80 नंबर पे, कसीदे का अहम शायर कौन है? तो आप सभी को पता है कि ऑप्शन में क्या है, सौदा है, और सौदा क्या है, सबसे अहम शायर है। मीर ने भी क्या कसीदे के हैं, लेकिन अहम शायर नहीं है। अनीस क्या है, आपके मरसिए के हैं। 80 हो गए क्वेश्चन। अब देखिए अगला, खुशी और मुसर्रत पर ख़त्म होने वाले ड्रामों को क्या कहते हैं? कि खुशी और मुसर्रत पर किसी ड्रामे का इख्तिताम हो तो उस ऐसे ड्रामे को हम क्या कहेंगे? तो ऐसे ड्रामे को हम तरबिया कहेंगे। एक मुझे शेर याद आ रहा है कि ऐशो तरफ के मतवाले बेकार की बातें करते हैं, पायल के गमों का इल्म नहीं, झनकार की बातें करते हैं। तो ऐशो तरफ क्या है, आप वही खुशी हो की बातें जो होती हैं, ठीक है। शेर आप याद रखिएगा, ऐसे शेर भी याद रहेगा। एक शेर इसमें आया था, ये मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, ये लब कुशा हुए की गुलिस्ता बना दिया। ये शेर मैं अक्सर एंकरिंग करता हूँ, या अपने तालिब इल्मी ज़माने में मैं इसको पढ़ा करता था। तो आज वो पढ़ी हुई चीज़ काम आ गई। तो देखिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, ज़ेल में किस मसनवी के मुसन्निफ़ मीर हसन है? तो मदरज़ेल में क्या मसनवियाँ दी है, इसमें मीर हसन की लिखी हुई मसनवी कौन सी? गुलज़ार नसीम नहीं है, ज़हर इश्क नहीं है, ज़हर इश्क आपको शौक़ लखनवी का है, मिर्ज़ा शौक़ आपको तो मुश्तरी नहीं है, ये तो वजही का है, और गुलज़ार नसीम जान दया शक्कर नसीम का है। तो इसमें से आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई, ठीक, ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखिए,
कि बागो बहार क्या है। बागो बहार सिन्फ के एतबार से दास्तान है। बहुत मशहूर सवाल है, बहुत मशहूर चीज़ पूछ लिया है, इतनी आसान चीज़ें पूछ लिया है, कभी कभी तो शक होने लगता है। अगला सवाल है कि किस नावल के मुसन्निफ़ डिप्टी नज़ीर अहमद है। इब्नुल वक्त भी क्या है, उन्हीं की है। तौबतुन नसूह भी डिप्टी नज़ीर अहमद की है। मिरातुल उरूस भी क्या है, उन्हीं की लिखी हुई थी। इस तरीके से हस्ब बाला में एक से ज़्यादा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि जिस सिन्फ़ शायरी में किसी की मौत पर इज़हार गम किया गया हो उसे क्या कहते हैं। तो कसीदे में क्या है, आप हिजू करते हैं या तारीफ़ करते हैं। मरसिये में मरसिये का सिन्फ़ उसमें आएगा, ठीक है, मरसिया कहते हैं। अगला सवाल देखिए, किस शायर को उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा जाता है। तो आपको याद होना चाहिए कि वली कहा जाता है, ठीक। मुझे याद आ रहा है कि शायद हुसैन आज़ाद ने कहा था वली को बाबा उर्दू। अगला सवाल देखिए 87 नंबर। थोड़ा सा PDF बनाने में ना ब्लर कर गया है, मैं चेक नहीं कर पाया, और क्योंकि मैं सफ़र पे हूँ इसलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड से आवाज़ें आ रही होंगी, तो आप प्लीज़ उसको अवॉइड कर दीजिएगा। कहेंगे तो फिर इंशाल्लाह बेहतर तरीके से वीडियो बना दूँगा। और पिछले 9-10 का जो मैं वीडियो बनाया था, माशाल्लाह आप लोगों की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। लाइक शेयर भी बहुत हुआ और सब्सक्राइब भी बहुत हुए। क्या कि 2000 लोगों ने 24 घंटे के अंदर देख लिया। 2000 लोग अगर सब्सक्राइब कर दे तो मेरा सब्सक्राइबर बढ़ गए थे। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह NCERT और किताबों के हवाले से, ऐसी किताब के हवाले से मैं पढ़ाऊँगा कि अगर वो किताब का हवाला आप देंगे तो हर बोर्ड उसको तस्लीम करेगा। मतलब NCERT और जो स्टेट किताब होगी, और दुनिया की कोई किताब से हम आम इंसान लिखते हैं तो उसको जल्दी प्रूफ में मानता नहीं है, क्योंकि हमारी बातें वैलिड नहीं होती है। तो NCERT किताब से आपके सामने पूरा मवाद आपको पेश किया जाएगा, ठीक। देखिए ये सवाल क्या है, दरबार दहली और बरके कलीसा किसकी नज़म है। बहुत मशहूर नज़म है, ये MMA सिलेबस में भी है सबके। तो अकबर इलाहाबादी का है, ठीक। अगला सवाल आपके सामने, फ़राग गोरखपुरी का क्या नाम है। आप सभी को पता है फ़राग गोरखपुरी का रघुपति सहाय नाम है, ठीक। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि इकबाल के शेरी मजमूए का क्या नाम है। तो इकबाल का शेरी मजमूआ बाल जिब्रील भी है, बाग़े दिरा भी है, ज़र्ब कलीम भी है। तो आपका ऑप्शन D हो जाएगा, एक से ज़ायद। देखिए अगला सवाल 90 नंबर पे है कि तंज़ो मज़ाह की हैसियत से किसकी शनाख्त है। देखिए एक चीज़ याद है, थोड़ा सा ब्लर हो गया लेकिन मैं आपको पढ़ दे रहा हूँ। लिख रहा है कि तंज़ो मज़ाह की हैसियत से किसकी शनाख्त है। तो ऑप्शन आपके हैं मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग, रशीद अहमद सिद्दीकी, पीतर्स बुखारी। तो ये तीनों के तीनों क्या है, तंज़ो मज़ाह की हैसियत से आपके मशहूर हैं। तो हस्ब बाला में से एक से ज़ायद इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला देखिए कि मज़हर इमाम कौन है। सवाल पूछा कि मज़हर इमाम कौन है। तो मज़हर इमाम क्या है, शायर है। मैंने जाकर रेख्ता में देखा तो रेख्ता में बहुत सारी इनकी नज़में और गज़लें मौजूद हैं। तो ये क्या है, आपके मज़हर इमाम शायर हैं। अगला सवाल देखिए 92 नंबर पे इनमें से किसे साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया था। कि मंज़र मुसन्निफ़ीन दिए हुए, अदीब दिए हुए, इनमें से किनको साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया है, सवाल पूछा जा रहा है। तो देखिए मैंने सर्च किया जाकर तो वहाब अशरफ़ी का मुझे पहले से भी पता था। तो वहाब अशरफ़ी क्या है, आपको मिला था। अब्दुल समद के बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था, लेकिन अब्दुल समद को भी क्या है, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। तो इस तरीके से आपके हस्ब बाला में से एक से ज़ायद ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। हस्ब बाला में से एक से ज़ायद वहाब अशरफ़ी और अब्दुल समद दोनों को मिला हुआ है। 93 नंबर सवाल देखिए। 93 नंबर पूछ रहे हैं कि ज़ेल में से किसकी शनाख्त नज़्म के शायर की है। तो देखिए सुदर्शन ने क्या है, अफसाने लिखे। हयातुल्लाह अंसारी को तो आप जानते ही हैं। तो सुहेल अज़ीमाबादी की थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ मैं कि सुहेल अज़ीमाबादी की कुछ शायरियाँ मिलती हैं आपको, लेकिन ये भी क्या है, सुहेल अज़ीमाबादी भी अफसाने के ही सबसे अहम थे। लेकिन इन्होंने ये नहीं पूछा कि सबसे अहम क्या है, किस सिन्फ में थे, किस सिन्फ के सबसे अहम मुसन्निफ़ थे। तो सुहेल अज़ीमाबादी ने शायरी भी की है, लेकिन क्या है कि नज़्म की शायरी क्या कंसीडर करता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस ऑप्शन में वो आपका BPSC ई पे चला जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या है, सुहेल अज़ीमाबादी ने कुछ अशार उनके रेख्ता पे मिले हैं।
लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे कि वो ये ऑप्शन पे चला जाएगा, क्योंकि वो भी अफसाना निगार ही है। ठीक, अगला सवाल देखिए 94 नंबर पे, शाद अज़ीमाबादी का पूरा नाम क्या है? आप सभी को पता है कि सैयद अली मोहम्मद क्या है, शाद अज़ीमाबादी का पूरा नाम था। अगला सवाल है कि किस शायर का शुमार दक्कन के अहम शुअरा की हैसियत से होता है? पूछा है कि कौन से ऐसे शायर मंदरजा झेल में कि जिनका शुमार क्या है उर्दू जो दक्कन के अहम शुअरा में होता है? तो मंदरजा झेल में से किसी का अली सरदार जाफरी का भी नहीं होता है, मजरू सुल्तानपुरी का भी नहीं होता है, कैफी आज़मी का भी नहीं होता। ठीक है, तो इस पर क्या हो जाएगा आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। ठीक, अगला सवाल देखिए 96 नंबर, झेल में से किसका ताल्लुक़ अज़ीमाबाद पटना से है? तो सभी को पता है जमील मजहरी क्या है, पटना में अज़ीमाबाद पटना में पैदा हुए थे। ठीक, अगला सवाल 97 नंबर देखिए कि उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर कौन है? तो आपके हैं कुली कुतुब शाह। ठीक, कुली कुतुब शाह क्या है, पहले साहिब दीवान शायर हैं। अगला सवाल है आपके 98 नंबर, सिराजुद्दीन अली ख़ां, सिराजुद्दीन अली ख़ां किस शायर का नाम है? तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा आबरू का नाम है, नहीं सॉरी आबरू का नहीं है, आरजू का नाम है। क्या ये आरजू सही होंगे? ठीक, आरजू, सिराजुद्दीन अली ख़ां किसका नाम है? आरजू है, तो आरजू आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 99 नंबर, चचा छक्कन ने ख़त लिखा किसका मज़ाहिया मजमून है? तो ये क्या है, इम्तियाज़ अली ताज का है। ठीक, इम्तियाज़ अली ताज का लिखा हुआ ये मज़ाहिया मजमून है। अब 100 नंबर क्वेश्चन पे है कि ड्रामा आगरा बाज़ार किसकी तसनीफ़ है? तो ड्रामा आगरा बाज़ार के हबीब तनवीर की तसनीफ़ है। ठीक, अब पूछ रहे हैं अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पे है 101 नंबर पे, सिन्फ़ रुबाई का दूसरा नाम क्या है? ये सवाल अभी 9th-10th में भी पूछा था, सेम सवाल फिर रिपीट कर दिया। तो दूसरा नाम क्या है? हम दो बैती भी इसको हम कहते हैं। ठीक, अब देखिए एक सवाल आया था 102 नंबर पे है, हो उम्रे खिज़र भी तो कहेंगे बवक्ते मर्ग, हो उम्रे खिज़र भी तो कहेंगे बवक्ते मर्ग, हम क्या रहे यहाँ अभी आए अभी चले। ये शेर किस शायर का है? अगर आप हमारा सिर्फ जो मैंने शुअरा पे MCQ बनाया है, MCQs बनाया है ना, सिर्फ अगर आप उसको देख लिए होते ये शेर हल हो गया होता। ये क्या है आपका ज़ौक़ का लिखा हुआ है, आई हयात गज़ल चले, वो आपने पूरी गज़ल पढ़े होंगे, सुने होंगे, चले चले, तो ये किनका है? ये आपका ज़ौक़ का है। ठीक, मैंने ज़ौक़ को पढ़ाया है शुअरा में, तो उसमें मैंने इसको NCERT बुक में दिया हुआ है। ये शेर क्या है, पूरी गज़ल दी हुई है, NCERT बुक में है, और किस में दी है? जान पहचान में दी है, ये भी याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही? ई ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक, 103 नंबर सवाल देखिए क्या होगा, खुदा से हुस्न एक रोज़ ये सवाल किया, खुदा ने हुस्न से एक रोज़ ये सवाल किया, जहाँ में क्यों न मुझे लाजवाल किया। ये मिसर इकबाल के किस नज़्म से माखूज़ है? पूछ रहे हैं। तो अब जब आप NCERT बुक पढ़े होते तो फ़ौरन आपको आ गया होता NCERT बुक में हकीकत हुस्न क्या है, बाकायदे नज़्म ये मेंशन है और उसी का ये मिसरा है। ठीक, अगला सवाल देखिए फिर वही आ गया, तीनों क्या है शेर मेरे में कंटिन्यू आ गए। यूँ मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूँ लब कुशा हुए कि गुलिस्ता बना दिया। ये शेर किसका है? ये शेर किनका है? असगर गोंडवी साहब का ये शेर है। ठीक, अगला देखिए कि गर्मी और देहाती बाज़ार किसकी नज़्म है? तो ये है जोश मलियाबादी की। ठीक, ये भी क्या है NCERT किताब में ही ये भी शामिल है। ठीक, देखिए अगला सवाल 106 पे, मुस्तकिल अल्फाज की कितनी किस्में हैं? अब ये इसका जवाब मुझे क्या है कहीं से मिला नहीं। ठीक, तो इसको आप BPSC के आंसर की के हवाले छोड़ दीजिए। ठीक, जैसा वो कहे। तो ये पहला ऐसा रहा कि जो जिसका जवाब मैंने तलाश किया और मिला नहीं मुझे।
अब 107 नंबर देखिए, इसमें ज़र्फ़ की निशानदेही कीजिए। रफ्तार हरगिज़ नहीं होगा, घबराहट हरगिज़ नहीं होगा, ये चिरागा आपका इसमें ज़र्फ़ होगा। जब आप कवायद में पढ़ेंगे तो इसमें ज़र्फ़ की दो किस्में होती है, ज़र्फ़ ज़मा और ज़र्फ़ मकान। तो ज़र्फ़ मकान देखिए, चरागाह क्या मकान है, किसी किसी जगह के नाम है, जैसे ईदगाह हो गया, तालीम गाह हो गया, चरागाह हो गया, ये सब क्या हो गया इसमें ज़र्फ़ है। इसमें ज़र्फ़ में भी क्या है, ज़र्फ़ आपका मकान हो गया। इस ज़र्फ़ ज़मा होता है, ज़र्फ़ मकान होता है। ज़र्फ़ ज़मा में हो गया आपका सुबह शाम हो गया, रात दिन हो गया, और ज़र्फ़ मकान में हो गया आपका ये चरागाह। ठीक, ये भी मैंने पढ़ाया था, अगर आप जाएंगे तो उसमें आपको नज़र आएगा। देखिए अब फिर अगला है ग्रामर का। अब ग्रामर यहाँ से शुरू हो रहा है। लवाज़िम इस्म कितने हैं, तो लवाज़िम इस्म कितने हैं, 3 है। ठीक, ये बीपीएससी की जो ये बिहार स्टेट किताब उसमें भी दिया है, जिन्स, तादाद और हालत के एतबार से। ठीक, 3 किस्में हैं। अब अगला सवाल है कि सिफ़त ज़ाती की निशानदेही कीजिए। पहला है कि ठोस, पहला है ठोस, दूसरा है गंवार और तीसरा है चंद। ठीक है, सिफ़त ज़ाती कहते किसे हैं कि ऐसी हालत या कैफियत या ऐसी खूबी जो कि इंसान की ज़ात के अंदर हो। तो मतलब कि आप जैसे लंगड़ा होना, लूला होना, अपाहिज होना, लंबा होना, छोटा होना, ये सब खूबियाँ क्या है सिफ़त ज़ाती में या सिफ़त शख्सी में, कि ये आपको अल्लाह की तरफ से दिया गया। आप अपने तौर पे अपने कद को नहीं बड़ा कर सकते, अपने कद को छोटा भी नहीं कर सकते, आप अपाहिज तो सही नहीं कर सकते अपने आप को। तो ये क्या सिफ़त ज़ाती होती है। तो इसमें इस तरीके से देखा जाए तो कोई ऑप्शन आपका सही नहीं है। बाज़ लोग कहते हैं गंवार, भाई गंवार तो हमने समाज ने हमको बनाया है। अगर हमें तालीम समाज से मिलता है, घर से तालीम मिलती है हमें, तो क्या कि हम गंवार नहीं होते हैं। तो आपका गंवार ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन क्या होगा सही, आपका ई ऑप्शन सही होगा। ठीक, आप थोड़ा तफसील में जाके पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगी चीज़ें। अगला सवाल देखिए, जिससे किसी चीज़ की अंदरूनी हालत और खुसूसियत ज़ाहिर हो उसे क्या कहते हैं। तो आप देखिए, अंदरूनी हालत और खुसूसियत ज़ाहिर हो, ये सिफ़त ज़ाती की तारीफ़ है। ये जो अंदरूनी हालत और अंदरूनी हालत, जब मैंने कहा अपाहिज होना, हाँ, ये सब चीज़ें क्या है आपकी अंदरूनी हालत, ये सिफ़त ज़ाती की यहाँ मिसाल है। तो यहाँ पे क्या आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। 111 अब पूछ रहे हैं कि 111 पे थोड़ा सा ब्लर आ गया, प्लीज़ आप इस पर थोड़ा सा नज़रअंदाज कीजिएगा, लेकिन मैं पढ़ के सवाल बता रहा हूँ। ज़मीर शख्सी की कितनी सूरतें हैं, तो ज़मीर शख्सी की 3 सूरतें होती है। कौन कौन सी, ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर गायब, ज़मीर हाजिर। ठीक है, मैंने इसमें पढ़ाया भी है कवायद में। अगला देखिए 112 नंबर, रुमूज़ औक़ाफ़ में सबसे छोटा वक्फ़ा कौन सा होता है, तो सबसे छोटा क्या है आपका सख्ता होगा। ठीक, अगर आपको कुछ ऐसा लगे कि कोई सवाल मेरी तरफ से गलत जवाब आ रहा है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ भाई, चीज़ें जहाँ से तलाश किया हूँ, मिला, जो चीज़ें मुझे मिली है मैंने बनाया है। ठीक, अगला सवाल आपके सामने पेश है कि जुमले मोतरज़ा के पहले और आखिर में जो अलामत लगाई जाती है उसे क्या कहते हैं। जुमले मोतरज़ा क्या एतराज़ से बना है, जब हम कोई चीज़ एतराज़ वाली बात होती है या जुमला होता है, तो जब उससे पहले देखिए एक चीज़ और लिख रहा है, पहले और आखिर में जो अलामत लगाई जाती है उसे क्या कहते हैं, वाविन। आप देखिए वाविन कैसे होता है, ठीक, ऐसे वाविन होता है। ठीक है, तो वाविन जुमले के शुरू में भी लगाया जाता है, जुमले के आखिर में। जब हम किसी का कौल नकल करते हैं, या जैसे हम कह दें कि मीर तकी मीर ये थे, मीर तकी मीर क्लासिकी शायर थे, हम ये बात कह रहे हैं, या किसी का एतराज़ करके उन्होंने इनको ऐसा कहा, तो हम इनको ऐसे ही हवाला देते हैं। ठीक, तो क्या वाविन मेरे हिसाब से इसका सही ऑप्शन होगा। अब आगे भी देखिए, क्या पता है बोर्ड कुछ और इसको और तस्लीम कर ले, लेकिन मुझे यही लगा है। अगला सवाल देखिए, शेर के अज्जा को बहर के अरकान पर वज़न करने को क्या कहते हैं। कह कि शेर के जो अज्जा हैं, जुज़ हैं, हम बहर के अरकान पर जब वज़न करते हैं तो हम उसको कहते क्या हैं। तो देखिए अरकान तो खुद नहीं होगा, वज़न भी नहीं होगा, तख्ती, जब हम तख्ती करते चीज़ों को, हाँ, तोड़ते हैं। ठीक है, कोई चीज़ है, जैसे मिसाल तौर पे आपके पास बहुत बड़ी चीज़ है और आपको वो चीज़ तौलनी है, तो आप उसको कम से कम उसको कम कम हिस्से में करके तौलेंगे ना, उसी को तख्ती कहते हैं। ठीक है, तो अब मेरे हिसाब से ये इसका ऑप्शन तख्ती सही होगा। अब देखिए थोड़ा सा इस पर मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, क्या आयोग इसका आंसर की देता है, तो इसको आप थोड़ा सा शक के दायरे में रखिएगा। ठीक, इस आंसर को
अगला है कि वो अल्फाज जो किसी इसम की हालत या कैफियत या कमियत ज़ाहिर करे उसे क्या कहते हैं। तो मेरे हिसाब से हालत बयान कर रहा है, कैफियत बयान कर रहा है या कमियत बयान कर रहा है, ठीक है, इसको सिफ़त मिक़दारी कहेंगे। ठीक, अब सिफ़त जिन्स तो होगा नहीं, हरगिज़ जिन्स तो होगा नहीं और सिफ़त भी नहीं होगा। मिक़दारी की तरफ मेरा ज़्यादा शक जा रहा है, तो शायद ई भी हो सकता है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा और जगहों से आप चेक कर सकते हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पे, इसमें जमा की निशानदेही कीजिए। इसमें जमा, फ़ौज, अंजुमन और क़ितार, ये तीनों की तीनों क्या है आपके सही हैं। इसमें जमा कहते क्या है कि लफ्ज़ देखने में आपको एक नज़र आएगा, वाहिद नज़र आएगा, लेकिन उसमें क्या है आपको पता चलेगा एक झुंड या गिरोह का आपको इल्म होगा। फ़ौज देखिए, फ़ौज क्या है, एक फ़र्द पे कभी भी, एक फ़र्द से कभी फ़ौज नहीं बनती है, फ़ौज में कई लोग होते हैं, तो ये इसमें जमा हो गया। अंजुमन क्या है कि कभी भी एक इंसान से अंजुमन नहीं कायम की जाती है, कई लोग मिलते हैं तो अंजुमन होती है। इसी तरह क़ितार, ठीक, लाइन हो गई, या क़ितार का मतलब अरबी में ट्रेन भी होता है। ठीक, तो आप इस तरीके से, ये क्या है इसमें जमा की मिसाल है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक से ज़ायद। अगला सवाल आपके सामने है कि हर्फ दा किस ज़बान का खालिस लफ्ज़ है। तो ये फारसी ज़बान का खालिस लफ्ज़ है। अगला सवाल देखिए 18 नंबर, कह रहे कि वो अल्फाज जो बजाय इसम के इस्तेमाल किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं। कि जो इसम के बजाय इस्तेमाल किए जाए, इसम की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम ज़मीर कहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि वो नाम जो बादशाह या सरकार वो दरबार से एजाज़ी तौर पर मिलता है उसे क्या कहते हैं। जब आप ग्रामर का मेरी वीडियो देखेंगे या वहाँ पे चीज़ें देखेंगे, तो जो बादशाह या उमरा की तरफ से या दरबार की तरफ से जो एजाज़ मिलता है, जो उसको हम खिताब कहते हैं। ठीक, और लक़ब किसे कहते हैं, आपको लक़ब में कन्फ्यूज़न होगा। लक़ब क्या है कि जो आम इंसानों की तरफ से, हमारी तरफ से आपको दे दिया जाए, ठीक है, उसको हम लक़ब कहेंगे। जब सरकार की तरफ से, बादशाह की तरफ से कोई चीज़ मिलती है तो उसको हम खिताब कहते हैं। ठीक, तो ऑप्शन आपका कौन सही होगा, ऑप्शन बी खिताब सही होगा। अगला देखिए 120, मुज़क्कर लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। पारसी, माली, हाजी। मेरे ख़्याल से ये तीनों क्या है, मुज़क्कर है। मेरे ख़्याल से तीनों क्या है, मुज़क्कर है। ठीक, देखिए मिसाल को, जिसकी हम ये नहीं कहते हाजी आ गई, हाजी आ गए। जो हज करने जाते हैं उनको हम हाजी कहते हैं। ठीक है, या हाजी जी जो होते हैं हजियाइन बोलते हैं। जो फीमेल होती हैं उनको हम हजियाइन बोलते हैं। माली आ गई, काम करने माली आ गई। माली आ गई हम नहीं बोलते हैं, माली आ गए। देखो माली गार्डन में काम कर रहा होगा। ठीक है, इसी तरह पारसी, तो ये हस्ब बाला में से एक से ज़्यादा होगा। चलिए अगला सवाल देखिए आपके सामने, मुअन्नस लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। फिरंगी, नाग, जोगी। तो मेरे ख़्याल से क्या है, ये तीनों आपके मुअन्नस नहीं बल्कि मुज़क्कर हैं। मेरे ख़्याल से तीनों के तीनों मुज़क्कर है। आप इसको जुमलों में इस्तेमाल करके आप देख सकते हैं। तो इसका सही आप जवाब हो जाएगा नॉन ऑफ दिस, हस्ब बाला में से कोई नहीं। ठीक, अगला सवाल देखिए, सिफ़त निस्बती की निशानदेही कीजिए। तो निस्बत क्या, किसी की तरफ ताल्लुक़ की जाती निस्बत की, तो यहाँ पे अरबी हो गया, अफ़गानिस्तानी हो गया, भारतीय हो गया, ये तो क्या आपका सिफ़त निस्बती हो जाएगा। 22 हो गया आपका। 23 नंबर देखिए सवाल 123। 23 नंबर थोड़ा सा ये ब्लर हो गया है, मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूँ, आप चीज़ देखिएगा। वो फ़ेल जिसका असर फ़ाइल से गुज़र के मफ़ऊल तक पहुँचे उसे क्या कहते हैं। कह रहे कि वो फ़ेल जिसका असर फ़ाइल से होते हुए मफ़ऊल तक भी पहुँचे, मतलब ऐसा जुमला जिसमें फ़ेल भी है फ़ाइल भी है, बस ये पूछना चाह रहा है। तो उसको क्या कहते हैं, उसको फ़ेल मुतअद्दी कहते हैं। फ़ेल मुतअद्दी कहेंगे। ठीक, या ऑप्शन फ़ेल मुतअद्दी। मुतअद्दी मतलब एक से ज़्यादा भी होता है। ठीक है, मुतअद्दी चीज़ें हैं, ठीक है, मुतअद्दद चीज़ें हम बोलते हैं, मुतअद्दद चीज़ें यहाँ मौजूद हैं, बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो इसे समझ लीजिए कि ऐसा फ़ेल है कि ऐसा मतलब कि फ़ेल है कि जो फ़ाइल से अपनी बात मुकम्मल नहीं कर पा रहा, उसको मफ़ऊल की भी ज़रूरत पड़ रही है, उसी को हम कहते हैं। ठीक, अगला सवाल देखिए, फ़ेल की बलिहाज माने कितनी किस्में हैं। फ़ेल की बलिहाज माने 2 किस्में हैं। कौन कौन सी, फ़ेल ताम
और फ़िल नाकिस। ठीक है, फ़िल ताम और फ़िल नाकिस। अगला सवाल देखिए, वो माज़ी जिससे ये ज़ाहिर हो कि गुज़िश्ता ज़माने में काम जारी था उसे क्या कहते हैं? क्योंकि वो माज़ी जिससे ये ज़ाहिर हो कि गुज़िश्ता ज़माने, गुज़िश्ता मतलब गुज़रे हुए ज़माने में काम जारी था उसे क्या कहेंगे? तो देखिए, माज़ी एहतमाली कहेंगे नहीं। एहतमाल का मतलब शक्किया का दूसरा नाम क्या है? माज़ी एहतमाली। ये हरगिज़ नहीं होगा। माज़ी शर्तिया, ये भी नहीं होगा। माज़ी नातमाम, ये आपका ऑप्शन माज़ी नातमाम सही हो जाएगा। माज़ी नातमाम को माज़ी इस्तिमरारी के नाम से भी जानते हैं। तो माज़ी नातमाम का मतलब ही होता है कि नातमाम, कि जो चीज़ नातमाम ना हुई, मुकम्मल नहीं। तमाम का मतलब क्या होता है? मुकम्मल होना। ठीक, नातमाम मुकम्मल नहीं हुई, कि ऐसा काम जो क्या अभी मुकम्मल नहीं हुआ है, वो चल रहा था। ठीक, मैं घर से आया तो ज़ैद सो रहा था। मतलब जब मैं घर से आया तो ज़ैद सो रहा था। हो सकता है अभी भी सो रहा हो और हो सकता है नहीं भी सो रहा हो। ठीक है, लेकिन सो रहा था वो। ये इसी को हम माज़ी नातमाम। तो हाल नातमाम इसी तरह होगा, और इसी तरह नातमाम मुस्तक़बिल में भी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जिस फ़ेल से ज़माने मौजूदा का इज़हार हो उसे क्या कहते हैं? कहते कि ऐसा ज़माना जो मौजूदा ज़माना है उससे उसका पता चले, जिस फ़ेल से उसको क्या कहेंगे? तो फ़ेल हाल कहेंगे। ठीक, अगला सवाल देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ किसकी मिसाल है? मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैंने अभी बताया कि अभी काम क्या है? चल रहा है। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ नहीं बोल रहा है, तो हाल नातमाम होगा कि मैं अभी काम कर रहा हूँ, अभी काम अधूरा है, पढ़ाई की काम अभी चल रही है। ठीक है, अभी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई है। अगर मुकम्मल हो चुकी तो हाल तमाम होता। ठीक, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? हाल नातमाम होगा। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? हाल नातमाम। अगला सवाल देखिए, जिसमें आइंदा ज़माने में काम का जारी रहना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे भी सेम सवाल उठाकर पूछ लिया है। तो यहाँ पे देखिए मुस्तक़बिल नातमाम कहीं ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं होगा। तो क्या होगा इसका ऑप्शन ई सही होगा। ठीक, ऑप्शन ई। देखिए हो सकता है मैं यहाँ इन तीनों सवाल में गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि भाई मेरा इल्म भी तो मुकम्मल नहीं है, मैं भी तो नातमाम हूँ। तो इसीलिए आप आंसर की कोई इद्दा भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो चीज़ समझ में मैंने बताया है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पे है 129, कि वो हुरूफ जो एक लफ्ज़ का अलाका किसी दूसरे लफ्ज़ से ज़ाहिर करते हैं उसे क्या कहते हैं? कह कि ऐसा हुरूफ जो एक लफ्ज़ का अलाका दूसरे लफ्ज़ से ज़ाहिर करे तो उसको हम क्या कहते हैं? अब देखिए यहाँ पे अलाका मतलब क्या? ताल्लुक़, निस्बत ज़ाहिर करे। ठीक है, ताल्लुक़ या निस्बत ज़ाहिर करे, यही बात पूछ रहे हैं। तो अब इसमें ऑप्शन देखिए, हुर्फ़ अत्फ़, इससे नहीं पता चलता है। हुर्फ़ तख़सीस, इससे भी नहीं पता चलता है। हुर्फ़ रब्त क्या है? इससे भी नहीं पता चलता है। आप अगर पढ़े होंगे हुर्फ़ इज़ाफ़त अगर आप पढ़े होंगे, जैसे कि जिसको हम के क्या कहते हैं? ज़ैद की किताब के पन्ने, तो वो आप इसमें वही ऑप्शन सही होगा। तो इसमें ये दिया ही नहीं है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे हैं कि वो अल्फाज जो जोश या जज्बे में बेतहाशा ज़बान से निकल जाए उसे क्या कहते हैं? तो बिल्कुल आसान है, फ़िजाइया कहते हैं। ठीक, अब देखिए आपका पैसेज आ गया। पैसेज में पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि पैसेज से तो एक भी सवाल पूछा ही नहीं है, सिर्फ पैसेज को इन्होंने बदनाम किया है। ठीक है, हकीकत में पैसेज पढ़ के लगा कि 6 to 8 9 10 में भी ऐसे देना चाहिए पैसेज। देखिए 131 नंबर पे तबाए का वाहिद क्या है? तो तबाए का वाहिद तबा होगा। ठीक, अगला देखिए, तरमीम के क्या माने हैं? तरमीम का मतलब रद्द बदल भी हो सकता है। ठीक है, तब्दीली भी, काट छाट भी। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कि झेल में मुरक्कब अल्फाज की निशानदेही कीजिए। कंपाउंड, जिसको मुरक्कब के कंपाउंड कहते हैं। ठीक, तो रफूगरी, रोशन ख्याल, दिल दादा, ये सब क्या है? आपके मुरक्कब अल्फाज है। दिल दादा, रोशन ख्याल, ये मुरक्कब है। अगला देखिए, अगला आपका सवाल है कि सूरत के क्या माने हैं? सूरत या सरत, कुछ भी पढ़े, थोड़ा सा मैं इस वक्त कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो इसकी मीनिंग होगा तेज़ी के। ठीक, तेज़ी। अगला सवाल है, शायर की जमा क्या है? तो शायर की जमा शुअरा होती है। ठीक है, 35 तक हो गया। 135 136 देखिए। अब से पूछ रहे हैं कि इस इक़्तिबास में
इल्ला माशाल्लाह से क्या मुराद है? तो इल्ला माशाल्लाह से मुराद होता है कभी कभी, ठीक। और इल्ला माशाल्लाह कभी मुलाकात हो जाती है उनसे, कभी कभी मुलाकात हो जाती है, ठीक। इल्ला माशाल्लाह मुलाकात हो जाती है, तो कभी कभी होगा। अब अगला सवाल है कि मकतब की जमा क्या है? देखिए पिछली बार भी 11th-12th में मकतब की जमा पूछा था, तो मकतब की जमा क्या है? मकातिब, ठीक। अगला सवाल देखिए, मुज़क्कर लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। अब देखिए उस्तानी भी मुज़क्कर नहीं होगा, खानका भी मुज़क्कर नहीं होगा। खानका मुज़क्कर क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब आप मुज़क्कर मुअन्नस की चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको तारीफ़ में नहीं मिलेगी जिसकी आखिर में हाँ है, जैसे ईदगाह, ठीक है, तालीम गाह, तो क्या है आपका मुज़क्कर नहीं होता है और मुअन्नस होता है। और मजलिस, तुम्हारी मजलिस कितनी ही अच्छी है, तो तुम्हारी भी क्या है ये मुअन्नस हो गया। इस तरीके से आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि अगला सवाल कि लफ्ज़ ज़िनाना के क्या माने हैं? ज़नाना के क्या माने हैं? तो लफ्ज़ ज़नाना मतलब औरतें। एक चीज़ देखिए, ज़नाना ज़नाना के अगर देख लीजिए, ज़नाना का औरतें हैं, तो ज़नाना का मतलब कि नामर्द भी होता है, जिसको हम हिजड़ा कहते हैं या मुखन्नस कहते हैं, ठीक। तो अब इसमें ऑप्शन आपका ई भी हो सकता है। तो मतलब कि ऐसे मर्द जिनकी हरकतें क्या हैं, सिल्फ नाजुक की तरह होती हैं या लड़कियों की तरह होती हैं। तो अब देखिए इसको आपको क्या आंसर बनाता है सही। अब देखिए अगला सवाल है 140 पे, शफ़क़त से का मुतरादिफ़ क्या है? तो शफ़क़त का मोहब्बत होगा, ठीक। ये देखिए पुरशौकत के क्या माने? तो शानदार, ठीक। पुरशौकत के शानदार, डिक्शनरी में भी यही दिया है। क्या खाने से पहले बराए इत्तला बजने वाली घंटी को क्या कहते हैं? ये एक सवाल सिर्फ था जो कि आपके इक़्तिबास पे था, उसमें लिखा था गांग। अगला सवाल है कि तिलिस्म होशरुबा का ताल्लुक़ किस सिनफ़ अदब से है? तो इसका ताल्लुक़ किससे है? दास्तान से। अमीर हमज़ा की इसमें कहानी बयान की गई है। अगला सवाल है कि दिन को रात नज़र आना, ये क्या है? तो दिन को रात नज़र आना और मुहावरा है। अगला देखिए, फ़राइज़ का वाहिद क्या है? तो फ़रीज़ा, बाज़ लोग आपको शक आएगा कि फ़रीज़ा, तो फ़रीज़ा नहीं होगा, बल्कि फ़र्ज़ की जमा क्या होती है? फ़राइज़, ठीक है। जो हम फ़र्ज़ अदा करते हैं उसी का जमा क्या होती है? फ़राइज़। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? हस्ब वाला में से कोई नहीं। अगला देखिए, आखिरी इक़्तिबास बचा हुआ है, इज़्ज़त नफ्स से क्या मुराद है? इज़्ज़त नफ्स से, देखिए इज़्ज़त नफ्स से ख़ुददारी भी होता है, हमियत भी होता है। जब आप अगर हमियत के मीनिंग जाएंगे और ये आप जब फ़िरोज़ुल लुग़ात देखेंगे तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक। या रख्ता की डिक्शनरी पे देखेंगे तो उस पर भी दिया हुआ है, तो आपका डी ऑप्शन एक से ज़्यादा हो जाएगा। अब अगला सवाल आपका, चीब जबी होना के क्या माने हैं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नाराज़ हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें आप देख लीजिएगा, जो मैंने उसमें देखा पैसेज के सियाक़ व सबाक़ से मुझे समझ में आया है, ठीक। प्लीज़ मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल पर बने रहें। इंशाल्लाह आगे ऐसी वीडियो आपके सामने पेश होती रहेंगी। अगला सवाल आपके सामने, इंकिसारी के क्या माने हैं? तो इंकिसारी का मतलब खाकसारी भी होता है और आजिज़ी भी होता है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, टस से मस ना होना से क्या मुराद है? टस से मस ना होना मतलब अपनी जगह से बिल्कुल ना हिलना। तो अगर आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्लीज़ इस पर बने रहें, आपको NCERT बुक से हम चीज़ें पेश कर रहे हैं। अगला है, हकीम की जमा है, तो हकीम की जमा हुक्मा आती है, क्या आती है? हुक्मा आती है, तो इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, तो आपका ई ऑप्शन ये सही हो जाएगा। इस तरीके से आपके पूरे जो उर्दू के क्वेश्चन थे 11th-12th के, जो ऑप्शन मेरे ख़्याल से सही लगे, मैंने अपनी तरफ से चीज़ों को और सर्च करके मैंने बताने की कोशिश की है। तो एक कोई चीज़ हतमी होती नहीं है ज़िंदगी में, तो हो सकता है कि आयोग आपको कोई और आंसर दे दे। तो मेरे ख़्याल से बात आ गई, अक्सर लड़के पूछ लेते हैं कि सर क्या कट ऑफ किया जाएगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार कट ऑफ
इसका 80 से 85 के बीच में जाएगा, ठीक। क्योंकि जो पेपर था टफ़ नहीं था, जो आपके उर्दू के पेपर थे टफ़ नहीं था, तो 80 से 85 के दरमियान उम्मीद की जा सकती है। तो पिछली बार 69 गया था, तो पेपर थोड़ा टफ़ भी था, और जनरल पेपर भी। इस बार थोड़ा सा पेपर टफ़ उसके मुकाबले थोड़ा सा आसान है, तो हो सकता है कि 70-75 भी जा सकता है। तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा लेके चल रहा हूँ ताकि आप भी अपने आप को सेफ महसूस करें। चलिए इंशाल्लाह फिर ऐसी जो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस चैनल को, ठीक है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।